अचानक क्या हुआ कि एक चूहा देख रहा है कि काफी गेंडे भाग रहे हैं। तो चूहा ने पूछा, गेंडा भाई आप क्यों भाग रहे हैं? तो गेंडा ने कहा, आपको पता नहीं, हाथियों को एंटी नेशनल करार देके पकड़ा जा रहा है। तो हाथी को पकड़ा जा रहा है। चूहा ने पूछा, आप क्यों भाग रहे हैं? तो गेंडा ने कहा, अरे आपको पता नहीं, व्यवस्था ऐसा है, मीडिया ऐसा है, पुलिस ऐसा है, जुडिशरी ऐसा है कि महीने साल लग जाएंगे यही प्रूव करने की मैं हाथी नहीं गेंडा हूँ। ये सुन के चूहा भी भागने लगा। तो बात यह है कि ये जो मीडिया ट्रायल है, ये जो शासन प्रणाली है, ये जो पुलिस ऐसा एक इंस्टीट्यूशन बन गया है जो खुद इन्वेस्टिगेट करने से पहले मीडिया जो कह दिया है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट उस पे करता है कि मीडिया ने क्या क्या है उसको प्रूव करना है। तो इस तरीके के एक समाज में इस तरीके के एक समय से हम गुजर रहे हैं जहाँ पे सब एंटी हो गए। जैसे कि हम कह रहे हैं कि अगर कोई सोचना शुरू करते हैं वो एंटी नेशनल बन जाते हैं। समाज की बेहतरी के लिए, जन्माधिकरण के लिए कोई भी आवाज उठे वो एंटी नेशनल बन जाता है। आज जरूरत है कि लाल, पीला, हरा, नीला तमाम सारे खेमों में हम बात नहीं, मतलब ये सारे खेमे रहें, लेकिन फांसीवाद के खिलाफ हम सब साथ में मिलके लेफ्ट, लिबरल, अम्बेडकर राइट सेक्शन साथ में आए और फांसीवाद के खिलाफ एक ज्वाइंट मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम खड़े हों। एचसीयू और जेएनयू अलग अलग खेमे में ना रहे, लाल और नीला अलग अलग खेमे में ना रहे, हम साथ में मिलकर हमारा जो ज्वाइंट एनिमी है फांसीवाद के खिलाफ, मनुस्मृति ईरानी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ एक साझा लड़ाई में हिस्सा ले। और वही हम आज कर भी रहे हैं। एचसीयू के साथ जेएनयू खड़ा है, जेएनयू के साथ एचसीयू खड़ा है। संक्षेप में जिस तरह सारी बातें बताई आपने, हिंदुस्तानी स्टेट का किस तरह का कैरेक्टर आपके सामने रूपमान होता है? देखिए, हिंदुस्तानी जो स्टेट मशीनरी है, समय समय पे हम देखे हैं, सिर्फ इमरजेंसी के दौरान नहीं, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसीज के दौरान भी हम देखे हैं किस तरीके की एक फांसीवादी टेंडेंसी रहा है। वो मणिपुर, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट में हो, छत्तीसगढ़ में हो, कश्मीर में हो, पंजाब में हो, हैदराबाद में हो, दलितों के खिलाफ हो, आदिवासियों के खिलाफ हो, मुसलमानों के विछंटिंग पे हो, महिलाओं के ऊपर टारगेटिंग पे हो, किसान या मजदूरों के यूनियनाइजेशन के राइट्स को कुचलने में हो, निजीकरण की नीतियों को जबरदस्ती लागू करने में हो, इस तरीके का फांसीवादी टेंडेंसीज बराबर दिखे हैं। जरूर इस टेंडेंसीज खास करके मोदी सरकार, आरएसएस का डायरेक्टली पावर में आने के बाद जो भी इस देश के डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के तहत ही आए हैं, जो कि इस डेमोक्रेसी के ऊपर भी सवाल उठा रहा है कि किस तरीके से इस तरीके का अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इस तरीके के आरएसएस के लोग आज सरकार में हैं। तो फिर आज के दिन में ये फाशिस्ट टेंडेंसीज और भी खुली तरीके से, क्रूर तरीके से हमारे सामने आए हैं। और शायद एक तरीके से अगर हम देखें तो फिर शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे सामने कोई फसाद नहीं है, कोई कर्टेन नहीं है, कोई पर्दा नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि इस फांसीवादी टेंडेंसीज जो है, जो बहुत ही मतलब बढ़ती हुई दिख रहा है, उस दौरान उसको पहचानते हुए हम लोगों को बोलना कर सकते हैं। हिंदुस्तान में जो फांसीवाद देख रहे हैं, इसका जर्मनी के फांसीवाद से कितना अंतर लग रहा है? बहुत सारे सिमिलैरिटीज है, बहुत सारे अंतर भी है। एक तरीके से डेफिनेटली यहाँ के जो आरएसएस के लोग रहे हैं, चाहे वो हिंदू महासभा से लेकर आरएसएस तक, काफी हद तक ये लोग प्रभावित हुए थे जर्मनी का हिटलर के रूल से, काफी हद तक ये लोग प्रभावित हुए थे मुसोलिनी के रूल से, और वही चीज वो लोग इस देश में लाना चाहते थे। आज के दिन में ये बात समझना जरूरी है कि ये जो फांसीवाद का जो रूपरेखा है, जिसके साथ बिग बिजनेस, कॉर्पोरेट हाउसेस, निजीकरण की नीतियां, साम्राज्यवादी नीतियां, ये सारी नीतियां सामंती जो व्यवस्था है, सामंती जो सोच है, सामंती जो समाज व्यवस्था है, उसके साथ मिलके ब्राह्मणवाद, कास्ट, जर्मनी में कास्ट नहीं था, ब्राह्मणवाद नहीं था, ये जो मिक्सचर है ये और भी भयानक है, और भी भयावह है, और भी क्रूर है। तो इसमें काफी सारे सिमिलरिटीज है और काफी सारे पिकुलियरिटीज भी है, स्पेसिफिसिटीज है और इक्वल मतलब समानता भी है। तो इन सारी चीजों के चलते इसको जोड़ के देखने में हमारे जो हिंदुत्व ब्राह्मणवादी फांसीवाद है उसको सही तरीके से हम समझ पाते हैं। इसका जो मुझे देखना हो, जो वर्ल्ड क्राइसिस है उसके साथ मिल के देखना हो इसको। देखिए, जो क्राइसिस है उसमें साम्राज्यवादी नीतियां, प्राइवेटाइजेशन के जो तमाम सारे मंसूबे हैं इस देश में, जो हम बोल रहे थे, जो OLX राज यहाँ पे डाला है कि सब कुछ बेच देना है। आर्मी में भी FBI से शुरू करके हेल्थ में, रिटेल में, एजुकेशन में, तमाम सारे जगहों पे जो ये जो सारी प्राइवेटाइजेशन की नीतियां हैं, हमको समझने की जरूरत है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस, जो क्राइसिस के थ्रू कैपिटलिज्म गुजर रहा है पूरे विश्व में, उसमें बहुत जरूरी है कि जो सारे सेमी कॉलोनियल कंट्रीज हैं उसमें भारी मात्रा में लूट की जरूरत है, उसमें भारी मात्रा में मुनाफाखोरी की जरूरत है अगर इस क्राइसिस से कैपिटलिज्म को उभरना है, अगर इंपीरियलिज्म को इस क्राइसिस से जूझना है। इसीलिए और भी सख्ती से पेश आ रहे हैं तमाम सारे जो सेमी कॉलोनियल कंट्रीज है,
नियो कॉलोनियल कंट्रीज है, इसके सरकार के ऊपर और दबाव है कि और अच्छी तरीके से लूटने की छूट मिलनी चाहिए। ये क्या है कि मजदूरी अपने राइट के बारे में बात करना है, नहीं नहीं, ये सब हटाना है, यूनिवर्सिटीज को बेच देना है, तमाम सारे शिक्षा मतलब सब्सिडीज को हटाना है, ये जो टैक्स पेयर्स मनी की बात किया जा रहा है, सबको हटाना है। और तो इसलिए और जरूरी है कि और सख्ती से पेश आए और मुनाफाखोरी और छूट मिले लूट करने की, लूट मचाने की। तो इसीलिए जरूरी है कि जो आदिवासी लोग हैं उनको खदेड़ के तमाम सारे खनिज संपदा बाहर बेच दिया जाए, हेल्थ सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन लाया जाए, रिटेल में प्राइवेटाइजेशन लाया जाए। और इससे क्या है, इन तमाम ये जो सारे नीतियां हैं, जनता विरोधी नीतियां हैं, उसको जब आप लाद रहे हैं, निजीकरण की नीतियों को जब आप लाद रहे हैं, जब आप खुले मार्केट की नीतियों को लाद रहे हैं, तब मतलब बहुत सिंपल सी बात है, तब लोगों में उसके खिलाफ गुस्सा उभरेगा। किसानों का, मजदूरों का, एक बड़ा सेक्शन आदिवासियों का, दलितों का, इसके खिलाफ गुस्सा उभरेगा। तब आप क्या करेंगे, किस तरीके से उस गुस्से से आप जूझेंगे? तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कम्युनलिज्म, बहुत जरूरी हो जाता है इस तरीके के नेशनल एंटी नेशनल में बांट देने का लोगों को। तो तमाम सारे जो फ्रस्ट्रेटेड यूथ है, फ्रस्ट्रेटेड जनता है, उसको इस तरीके के फॉल्स बाइनरीज में जो एक्चुअली आपके खिलाफ होना चाहिए, उसको आप इस तरीके के कुछ जुमलेबाजी में उसको बांट देते हैं और कोशिश करते हैं कि उस पोलराइजेशन में आपको इलेक्टोरल फायदा मिल जाए। जैसे कि मुजफ्फरनगर का दंगा करा के आप वोट बटोर लेते हैं, नेशनल एंटी नेशनल में बांट देके आने वाली यूपी इलेक्शन में इसका भरपूर उपयोग किया जाने वाला है। ठीक बजट सेशन से पहले इस तरीके का एक जुमलाबाजी करके जो बुनियादी मसले हैं उससे लोगों को भटकाने का कोशिश, इन सारी चीजों में बहुत माहिर है हमारे रूलिंग क्लासेस। और हमको जरूरत है कि लोगों को इन सारी जुमलेबाजियों से हटा के बुनियादी मसलों पे लोगों का ध्यान रखें। जैसे जो माइनॉरिटी की ओर से जो कट्टरवाद है, फिरकूवाद है, उसको आप किस तरह देखते हैं? जैसे पंजाब में भी, राजस्थान की बात करें, यहाँ तक कि केरल में सीपीएम पे दोष लगता रहा है कि वो मुस्लिम फिरकापरस्ती को कहीं ना कहीं पैदा करने में उसका हाथ रहा है। देखिए, तमाम सारे कट्टरपंथ हो सकता है, तमाम सारी चीजें हो सकती है। किसी भी तरीके के कट्टरपंथ मतलब किस तरीके से हम कट्टरपंथ को डिफाइन करेंगे वो भी मसला है। लेकिन अगर जन विरोधी है कुछ भी, अगर महिला विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, जनता के हित के खिलाफ है, तो फिर कोई भी कट्टरपंथ के साथ में नहीं खड़े होंगे। लेकिन मसला यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है कि शासन व्यवस्था किस कट्टरपंथ के साथ है। इस देश में स्टेट मशीनरी, चाहे पुलिस से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर जुडिशरी तक, मीडिया से लेकर तमाम सारे जो स्टेट मशीनरी है, वो किस कट्टरपंथ के साथ में है। हमें लगता है कि हिंदुत्व फासीवाद के साथ में के पास पूरा स्टेट मशीनरी है, पूरा मीडिया है, पूरा पुलिस है, पूरा शासन प्रणाली है। तो फिर हमें लगता है कि उसको प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन मानते हुए, अगर हम मार्क्सिज्म में बिलीव करते हैं तो फिर उसको प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन मानते हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए और उसी को मेन एनिमी मान के उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। मार्क्सिज्म पे कई सारे सवाल उठते रहे इसकी थ्योरी पे, आपको आज के समय में इसकी कितनी अहमियत दिखाई देती है, इस सोच की, विचारधारा की? हमें लगता है कि इस विचारधारा की अहमियत जब से मार्क्सवाद का जन्म हुआ है वहां से लेकर आज तक विचारधारा की अहमियत तो जरूर रहा है। अब मार्क्सवाद के नाम पे क्या हुआ है वो अलग बात है। कई सारे लोग मार्क्सवाद के नाम पे बहुत सारी चीजें शुरू होकर भी खत्म हो चुकी है। हम वो चीज सोवियत यूनियन में देखे हैं, हम वो चीज चीन में देखे हैं, और भी तमाम सारे हम इस देश में भी देखे हैं। हम इस देश में सीपीएम को भी देखे हैं जो नंदीग्राम से मार्क्सवाद के नाम पे ही किए हैं। तो हमें लगता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मार्क्सवाद में प्रॉब्लम है, लेकिन मार्क्सवाद को प्रैक्टिस में जब ले जाया गया है उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक ऐसा सोच जो चाहता है कि 77% लोगों के ऊपर बाकी 23% लोगों का राज ना हो, बल्कि 23% लोगों का राज ना हो, बल्कि 77% लोगों का राज 23% लोगों के ऊपर हो। हमें लगता है कि कौन सा सही होगा वो बहुत सिंपल है। जो उत्पीड़ित जनता, जो जिस जनता के ऊपर इतने सारे रिप्रेशन है, इतने सारे एक्सप्लॉयटेशन है, उसके हित में बात करना ही मार्क्सवाद है। और इस विचारधारा, जब तक ये असमानता रहेगा, ये विचारधारा रहेगा, ये विजन रहेगा, ये सपना रहेगा एक बेहतर समाज का, भगत सिंह का, अम्बेडकर का वो सपना रहेगा, उसको प्रैक्टिस में ढालने में तमाम सारी दिक्कतें रहा है। और उसका मुखालफत करना, उसका क्रिटिसिज्म हम बाखूबी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन इस विचारधारा का अहमियत तो आज है और आज बहुत ज्यादा है। बल्कि सिर्फ मार्क्सवाद नहीं, आज अगर सही मायने में कोई मार्क्सवादी है जो इस फांसीवादी समय से, जिस समय पे फांसीवाद इतना उभर के आ रहा है, अगर सही में कोई मार्क्सवादी है, उसका मेन इंटेंशन यही होना चाहिए कि वो
अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम जो भी जनवाद के पक्ष में फासीवाद के खिलाफ खड़े होने में सक्षम है और उसका मंच का रखते हैं, चाहे वो नीली फ्लैग के अंडर हो या फिर हरा फ्लैग के अंडर हो, उन तमाम सारे लोगों को साथ में लाना ही मुझे लगता है रेडिकल रेवोल्यूशनरी लेफ्ट का एक अहम जिम्मेदारी आज के दिन पे। इंसानी हकूक की लड़ाई आज कहाँ पे खड़ी दिखाई देती है? इंसानी हकूक की लड़ाई आज एक ऐसी कगार पे खड़ी होती हुई दिखती है जहाँ पे एक बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि हमने कहा कि जो फसाद है, जो पर्दा है, वो हटाया गया है। जब तक पर्दा रहता है तब तक खुला खुली चीजों को देखने में, एक लकीर खींचने में दिक्कत होती है। लेकिन आज हमें लगता है कि जैसे फासीवाद उभर के आ रहा है, जिस तरीके से वो अटैक्स कर रहे हैं, हमें लगता है वो लकीर खींचना आसान हो चुका है। हमें लगता है कि इंसानी हुकूक के लिए लड़ने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा गलती होगा। वी आर एट ए टर्निंग पॉइंट इन हिस्ट्री व्हेन वी मस्ट नॉट फेल टू टर्न, वी हैव टू टेक दिस। जैसे उमर का तो एक पहलू है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से संबंधित है, उसका एक टारगेट की बात होगी। आपको जो टारगेट किया गया उसको किस ढंग से मतलब किया गया? जैसे होता है कि मुस्लिम बड़ा हो गया, मैटर हो गया। देखिए, बात यह है कि चाहे वो उमर हो या अनिवान हो, हम दोनों ही एथीस्ट हैं। लेकिन बात यह है कि हम हिंदू होने के लिए इस संघर्ष में या फिर वो मुसलमान होने के लिए इस संघर्ष में, ऐसा तो है नहीं। हम लोग विद्रोह में हैं और इस शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह में। अब बात यह है कि उनके लिए उमर मुसलमान है, उनके लिए हम हिंदू हैं। हम कभी नहीं बोले कि हम हिंदू है और वो मुसलमान है। और उसमें खास करके आज के दिन पे, जैसे हम बार बार कहे हैं कि आज के दिन पे उमर के ऊपर जो खास टारगेटिंग हम देखें, जो तमाम सारी चीजें बोली गई उमर के बारे में, वो इसलिए क्योंकि आज के दिन पे किसी को अगर ब्रांड करना है, एंटी नेशनल टारगेट करना है, उसको टेररिस्ट घोषित करना है, तो उसके लिए जो वॉर ऑन टेरर का जो एक ऐसा पिक्चर हमारे सामने रखा गया है कि उसमें एक मुसलमान बहुत आसानी से फिट बैठ जाता है। तो एक उमर खालिद 3 बार पाकिस्तान जा सकता है, ये इस पे टीआरपी बढ़ता है। भट्टाचार्य जी 3 बार पाकिस्तान गए हैं, इस पे टीआरपी नहीं बनता है, स्टोरी नहीं खड़ा हो पाता है। तो इसीलिए हमें लगता है कि उमर के ऊपर इस तरीके का टारगेटिंग हुआ। खास करके सिर्फ उमर के ऊपर नहीं, उमर की फैमिली के ऊपर इस तरीके का भद्दा टारगेटिंग हुआ, इस तरीके की घिनौने टारगेटिंग की गई। लेकिन हमारे लिए, हम दोनों के लिए, इस जेएनयू कैंपस के लिए या फिर तमाम सारे छात्र और जनवाद पसंद लोगों के लिए ये बात हिंदू और मुसलमान की नहीं, ये सच के पक्ष में खड़े होने की लड़ाई है। और जरूर एक ऐसा व्यवस्था, एक ऐसा समाज जिसके लिए एक मुसलमान को टारगेट करना इतना आसान बन जाता है, उसको सवाल करते हुए उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है कि ऐसा क्या है जिससे उमर खालिद टारगेट बना। आम स्टूडेंट है, जनरल स्टूडेंट है, एबीवीपी के बारे में उनकी क्या राय बनी है ये सारे घटनाक्रम के बाद? ये आप आम स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, एबीवीपी से पूछ सकते हैं। वैसे एबीवीपी में आज के जेएनयू में, आज के डेट पे जेएनयू में वो खास कुछ बच नहीं गए हैं, भयंकर बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। और एबीवीपी में भारी मात्रा में लोग एबीवीपी छोड़े हैं, उसको एबीवीपी की असलियत समझ में आया है। हमें लगता है कि तमाम सारे वो लोग जो एबी के साथ जुड़े रहे हैं, उसको आज इस पे शर्मिंदगी महसूस होते हैं, क्योंकि वो उनमें से भी काफी सारे लोग इस तमाम प्रक्रिया में जेएनयू के अंदर पॉलिटिसाइज हुए हैं और उसको सही और गलत में फर्क समझ में आया है। और मुझे नहीं लगता है कि इस कैंपस में एबीपी का कुछ खास पॉलिटिकल फ्यूचर बचा है। कन्हैया के बाद जो साथ हुआ, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान आता है, शत्रुघ्न का भी आता है, बंगाल में से ममता दीदी या इस तरह किसी का आया कुछ? मुझे पता नहीं, खास करके मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ स्टेटमेंट शायद नहीं है। आखिर में हमारे पंजाब के लोग कुछ कहना चाहोगे? पंजाब को लोगों से यही कहना चाहेंगे कि पंजाब के बारे में हम जब सोचते हैं तब हमारे दिमाग में भगत सिंह आता है। अब बात यह है कि भगत सिंह, आपका रोल मॉडल कौन है? भगत सिंह है, अम्बेडकर भी है। आज के दिन पर रोहित दामोदर जी, आज के दिन पे हमें लगता है कि वो सारे जो लोग जो भी भगत सिंह को आइडियलाइज करते हैं, उनको एक बात हम मतलब स्पष्ट तरीके से कहना चाहेंगे कि भगत सिंह ने जो बात कही थी इतने सालों पहले, आज के दिन पे उसको जमीन पे उतारने की जरूरत है। जो भूरे अंग्रेजों के बारे में भगत सिंह ने कहा था, जो सपना भगत सिंह ने देखा था, उसमें भगत सिंह को सिर्फ पढ़ने में नहीं, भगत सिंह को सिर्फ आइडियलाइज करने में नहीं, भगत सिंह के सिर्फ पुतला बनाने में नहीं, भगत सिंह के सपनों को जमीन पे उतारने की जरूरत है। और उसमें मुझे लगता है कि पंजाब में भी हमारे काफी सारे दोस्त हैं, काफी सारे साथी हैं जो इसको अंजाम दे रहे हैं, उनके साथ हम खड़े हैं। और यही मैसेज हम उनको देना चाहेंगे कि हम सब साथ में मिलकर भगत सिंह के सपनों को, अम्बेडकर के सपनों को हकीकत